Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 5. So let's start. तो स्टूडेंट्स इससे पहले अपने यानी कि 4 टॉपिक हैं जो कि डिस्कस कर लिए हैं कि सरफेस टेंशन होती क्या है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का है जो कि मिनिमम स्पेस के अंदर अपने आप को समाहित करना है वो उसकी एक टेंशन है विच इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात की है तो मैंने आपको बताया था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इज सरफेस टेंशन। वाले इंटरफेशियल टेंशन की जब बात की थी तब बताया गया था कि इट इज द टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। जैसे कि एग्जाम्पल था वहां पे इमर्शन। कौन कौन से फैक्टर सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को इफेक्ट करते हैं? तो ऑब्वियस है दो इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर जो उनके बीच में बॉन्डिंग्स हैं कि किस बॉन्ड से वो बंधे हुए हैं लिक्विड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है। तो ऑब्वियस है डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं हर एक मॉलिक्यूल के बीच में, हर एक इंटर मॉलिक्यूल के बीच में, और डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच हो रहे हैं तो उनके बीच में, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड की सरफेस टेंशन भी डिफरेंट होगी। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें यानी कि बाहरी कौन सी चीजें हैं जो कि सरफेस टेंशन को प्रभावित कर सकती हैं, तो वहां मैंने आपको दो चीजें बताई कि एक तो टेम्परेचर कर सकता है और दूसरा अपन को एजेंट्स डाल रहे हैं तो लाइक अपन ने बात की थी सरफेस एक्टिव एजेंट्स की, राइट कि सरफेस एक्टिव एजेंट डालने से क्या हो रहा था, सरफेस टेंशन है जो कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये उसकी सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो रहे थे। एड्सॉर्ब होने के चक्कर में क्या हो रहा था कि उन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसे कम किया जा रहा था, और जो सरफेस टेंशन है किसी भी सिस्टम की वो कम हो रही थी। और अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो अगर अपन कोई दो इमिसिबल लिक्विड को मिला रहे हैं जिनकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, अब जैसे ही आपने सर्फ डाल दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, सरफेस एक्टिव एजेंट डाल दिया, उन्होंने सरफेस टेंशन को कम किया, तो अब सिस्टम मिसिबल है, स्टेबल है, यानी कि अब लेयर है जो कि सेपरेट नहीं होंगी, आपका सिस्टम है जो अनस्टेबल नहीं रहेगा, राइट। टेम्परेचर की बात की है तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगी। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी है वो एनर्जी अब धीरे धीरे बॉन्डिंग है जो कि ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, और वो अगर ब्रेक डाउन होगी काइनेटिक एनर्जी तो सरफेस टेंशन भी ऑटोमेटिकली कम होती चलेगी। काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको। अब बात फिर अपन ने बात की थी सरफेस फ्री एनर्जी की। सरफेस फ्री एनर्जी के अंदर मैंने कहा था कि जैसे कोई बबल है, जैसे बचपन में काफी सारे सोप सॉल्यूशन के बबल्स फुलाते थे। सोप सॉल्यूशन के जब आपने बबल फुलाया तो फुलाने के बाद आपने नोट किया कि भाई कुछ समय तक वो रहता है और थोड़ा सा श्रिंक होने के बाद वो क्या हो जाता है, बस्ट, राइट। अब वो बस्ट हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियस है कि बाहर का जो प्रेशर है और इनसाइड जो प्रेशर है उसके अंदर डिफरेंस है, और वो टेंशन है जो कि वो बबल की सरफेस है जो बियर नहीं कर पा रही है, दैट वाई इट इज बस्ट। अब वो पर्टिकुलर टेंशन क्या है, अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ऑब्वियस है इनसाइड प्रेशर को अगर अपन को पता है कितना है, आउटसाइड प्रेशर अपने को अगर पता चल जाए कितना है, और अगर इन दोनों को मेंटेन कर लें तो अपन जिस तरीके से अपन उस चीज को फुलाया है या जिस तरीके से अपन ने किसी लिक्विड को स्प्रेड किया है उसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी भी उतनी ही हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताए थे, एक तो एक सोप फिल्म का बताया था और एक मैंने आपको बबल के रूप में एक एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी चीज कितनी स्ट्रेच हो सकती है बिना ब्रेक हुए, तब अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी भी लिक्विड को अपन कितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं उसकी सरफेस टेंशन को पता करते हुए। बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको दो लिक्विड्स दे दिए, सपोज मैंने आपको वाटर दे दिया और अल्कोहल दे दिया, और फिर आपको कहा लैब के अंदर कि आपको इसकी सरफेस टेंशन निकाल के मेरे को बतानी है, तब आप कैसे बताओगे? तो ऑब्वियस है कुछ प्रैक्टिकल्स या कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस तरीके के भी डेवलप हुए जिससे ये अपन पता लगा सकते हैं कि सरफेस टेंशन किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं लैब स्केल के ऊपर। तो अगर जैसे कॉलेज के अंदर बात करें कि कॉलेज में आपको किस तरीके से है जो कि सरफेस टेंशन है या फिर इंटरफेशियल टेंशन निकालना सिखाया जाता है, तो बेसिकली अपन कॉलेज के अंदर दो मेथड से सीखते हैं, एक ड्रॉप काउंट मेथड से और एक ड्रॉप वेट मेथड से। बट आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड टू मेजर द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन निकालने की। अपन सारे मेथड्स पढ़ेंगे और कॉलेज में किन दो मेथड से प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड से भी सरफेस टेंशन निकाली जाती है। उसमें बेसिकली जैसे कि आपने नोट किया होगा बहुत बार कि आप एक बीकर लिया है, बीकर में आपने पानी फिल किया है और पानी में आप एक पतली सी कांच की नलिका रखते हैं जो दोनों तरफ से ओपन है, तो क्या होगा कुछ समय बाद देखते हो आप कि पानी का जो स्तर है और कांच की नली में जो पानी का स्तर है वो कुछ डिफरेंस वाला है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि क्या फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल, कोई सी फोर्स और एडेसिव फोर्स दोनों लीड कर रहे हैं, राइट।
अब जो कि मैंने आपको बताया कि पानी के मॉलिक्यूल का कोई सी फोर्स अच्छा होता है तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल जो बीकर में पानी है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको कैपिलरी के अंदर मिलेगा, राइट। अब वो क्यों, क्योंकि ऑब्वियस एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो दोनों इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण पानी के मॉलिक्यूल हैं जो इसकी सतह पर चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ भी बढ़ने की और शुरू हो जाएंगे। तो इस मेथड से किस तरीके से सरफेस टेंशन निकालते हैं अपन वो भी देखेंगे। फिर सेकंड मेथड है ड्यूनो रिंग और टेंसियोमीटर। इसके अंदर किस तरह से सरफेस टेंशन निकालते हैं उसके बारे में ड्रॉप मेथड, मोस्टली कॉलेज में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड पेंडेंट ड्रॉप मेथड, सेंसाइल ड्रॉप, विलियम्स प्लेट मेथड एंड ऑसिलेटिंग ड्रॉप मेथड। इन सब मेथड से भी है जो कि सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन निकाली जाती है। बट जो मेन सिलेबस की बात करें तो अपन चार मेथड्स की बात करेंगे, जिसमें से दो तो आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल के रूप में सिखाए जाते हैं। जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तब आपको इस तरीके के मेथड्स को भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से निकालते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस क्लास में समझाने की कोशिश करूं। तो वन बाय वन अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कैपिलरी मेथड। अगर मैं ये पता लगा लूं कि कोई भी लिक्विड जब मैं उसको बीकर में रखती हूँ यूजिंग अ कैपिलरी, उसके अंदर वो कितना चढ़ रहा है, ऑब्वियस है वो चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन चढ़ रहा है। सरफेस टेंशन में भी क्या, एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स के कारण चढ़ रहा है। तो हर एक लिक्विड एक डिफरेंट लेवल पे चढ़ेगा। वाटर सपोज इतना चढ़ा है तो अल्कोहल हो सकता है कि इतना ना चढ़े, अल्कोहल थोड़ा कम चढ़े। कोई दो तीसरे लिक्विड की मैं बात करूं तो वो और भी कम चढ़े। तो कितना लिक्विड है जो कि उस कैपिलरी में चढ़ रहा है, अगर मैं वो सरफेस टेंशन पता कर लूं तो मुझे हर एक लिक्विड की सरफेस टेंशन भी पता हो जाएगी, अगर मैं उसको कंपेयर करना सीख जाऊं तो। वो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं अपन। Due to the greater force of adhesion, liquid rise up when placed in capillary tube in beaker until balance upward force by downward force। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी पानी के भरे हुए बीकर में या किसी भी लिक्विड में भरे हुए लिक्विड में आप एक कैपिलरी डालोगे तो ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ एडेशन, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा है। एडेसिव फोर्स यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल का फोर्स ज्यादा है। डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या, यानी कि कांच की नलिका और पानी के मॉलिक्यूल्स, इनका फोर्स ज्यादा है तो पानी है जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। बट और वैसे आप ये भी देखते हो कि पानी पूरा ऊपर नहीं चढ़ता, एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर है जो कि रुक जाता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो पानी ऊपर चढ़ रहा है वो सरफेस टेंशन के कारण चढ़ रहा है, वो तो ठीक है। बट नीचे क्या लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, नीचे आपका ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, नीचे आपका पानी का भार भी है, उस लिक्विड की हाइट भी है, ये सब भी इसको नीचे की तरफ है जो फोर्स कर रही है ना। तब क्या होगा, यानी कि ऊपर और नीचे वाला जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी आएगा। और जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आएगा तब आपका पानी का ऊपर चढ़ना है जो रुक जाएगा, और पानी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पॉइंट पर आके रुक जाएगा। इस पॉइंट पर आप नोट करते हो कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है। यानी कि ऑब्वियस हर एक लिक्विड कुछ समय तक ऊपर चढ़ेगा और कुछ समय ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह रुक जाएगा। अब यहाँ से अपना काम शुरू होता है, अपने को वो हाइट है जो कि मेजर करनी होती है, और उस हाइट के आधार पे अपन ये पता लगाते हैं कि उस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी होगी। ठीक है। अब वन बाय वन अगर मैं बात करूं तो जैसे कि काफी सारे एग्जांपल्स अपने को लाइफ में भी देखने को मिलते हैं कैपिलरी राइज मेथड के। अब कैपिलरी राइज मींस कि कहीं ना कहीं एडेशन एंड कोहेशन की बात आ रही है। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं अंडरग्राउंड वाटर राइजिंग ऑन द सरफेस। जैसे प्लांट के अंदर पानी कहाँ देते हैं, अंडरग्राउंड देते हैं, बट धीरे धीरे वो सारा का सारी पानी है जो तनों से होते हुए उनकी लीव्स तक है जो कि पहुंचता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अगेन इट इज डिपेंड ऑन कैपिलरी राइज मेथड। यानी कि एडेशन ज्यादा है पानी का उस चीज के प्रति, तो पानी है जो नीचे के से ऊपर की तरफ मूव करने के लिए कैपेबल है। दूसरा ऑयल राइजिंग इन विक ऑफ द लैम्प के अंदर, जैसे आप ऑयल्स में देखते हो तो आपको जो बाती है उसके अंदर तेल है जो चढ़ता हुआ दिखता है, अगेन ड्यू टू द कैपिलरी मेथड, कैपिलरी राइज मेथड। देन वाटर राइजिंग फ्रॉम सॉइल टू ब्रांच। अगर पानी की बात करें तो जो ब्रांचेस के अंदर पानी पहुंच रहा है सॉइल से, वो भी ड्यू टू द कैपिलरी राइज मेथड, इसी मेथड के थ्रू है जो कि पहुंच रहा है। प्रीवियस डायग्राम में देखा कि पानी की जो जैसे ही आपने ट्यूब डाली तो क्या हुआ, कुछ लेवल तक है जो कि पानी ऊपर की तरफ चढ़ा।
रीजन क्या है ऊपर चढ़ने का पानी का? ऑब्वियस है एडेशन या फिर एडेसिव फोर्सेस, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है जो कि एडेसिव फोर्सेस थे, इसलिए है जो कि पानी है जो ऊपर चढ़ा। बट कुछ समय बाद जब नीचे वाले फोर्सेस यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, तो क्या होगा, वो पानी एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर रुक जाएगा। अब ये कितनी हाइट है, वो कितना चढ़ा है, उसके आधार पर अपन उस लिक्विड की सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। अब अगर अपन डेरिवेशन से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि किस तरीके से अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को अगर अपन इक्विलिब्रियम कर दें या पता लगा लें तो सरफेस टेंशन उस लिक्विड की क्या होगी, कैसे अपन निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करें। तो बात अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, कैपिलरी राइज मेथड की, राइट। अब कैपिलरी राइज मेथड के अंदर जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि भाई लिक्विड राइज हो रहा है ड्यू टू एडेसिव फोर्स, बट लिक्विड है जो कि नीचे की तरफ भी है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाता है, रीजन क्या होगा कि उसका जो डाउनवर्ड फोर्स है, उसका जो खुद का भार है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उस लिक्विड की हाइट है, हाइट मीन्स की जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर भी उतना ज्यादा लगेगा भार की वजह से, तो उसके चक्कर में लिक्विड नीचे की तरफ भी आने की कोशिश करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जो कि आके रुक जाएगा। ये जो हाइट है वो हर एक लिक्विड की डिफरेंट होगी और उस हाइट के आधार पर ही अपने को ये पता लगाना है कि उस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है। तो अगर अपन ये पता लगा लें कि अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स कितना कितना है, तो जो डिफरेंस है उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि लिक्विड की सरफेस टेंशन है जो कि कितनी होगी। तो चलो चेक करते हैं अपन डेरिवेशन के थ्रू। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपवर्ड फोर्स की, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट की, वो किसके कारण हो रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑब्वियस है दो चीजों के कारण हो रहा है, एक तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स सरफेस और दूसरा उसका जो एंगल है वो जो बन रहा है। तो ऊपर वाले लगने वाली मूवमेंट क्या होगी, एक जो सरफेस टेंशन है वो, और सरफेस टेंशन के अंदर भी जो एडहेसिव फोर्स है उसके कारण जो एंगल बना है वो, दो चीजें यहाँ पे हैं जो कि ऊपर की तरफ मेंटेन कर रही है। तो एक तो हो गई सरफेस टेंशन और ऊपर एक जो एंगल बन रहा है वो। अब एंगल में भी यहाँ पे कॉस थीटा है, वो क्यों, थीटा इज द एंगल बिटवीन द कैपिलरी एंड लिक्विड। कैपिलरी एंड लिक्विड की बात की जाए तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम को देखें तो लिक्विड इस तरीके से आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि मेनिस्कस बनता है और मेनिस्कस भी इस तरीके का क्यों बन रहा है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अच्छा अटैचमेंट है। अब ये इस तरीके से है तो यहाँ पे ऑब्वियस है जब अपन देखेंगे तो अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है कॉस, अब कॉस ही उन्होंने यहाँ पे कैसे लिखा, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी याद है तो वहां पे अपन लंब आधार और कर्ण निकालने की कोशिश करते थे, राइट। तो वहां पे एक सिंपल अपन कॉन्सेप्ट यूज करते थे विच इज नोन एज लाल बट्टा कक्का, अगर आपको याद है तो लाल बट्टा कक्का के अंदर क्या था, अगर अपन देखें तो वहां पे जैसे लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण इज नोन एज साइन, आधार बट्टा कर्ण इज कॉस एंड एल बट्टा ए इज टेन, राइट। और इसका ऑपोजिट अगर अपन बात करें तो कॉट सेक एंड कॉसेक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि यह कॉस, कॉस यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं आधार एंड कर्ण की, तो ऑब्वियस है जब आप थीटा भी देखोगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या बन रहा है आपको, एक आपको दिखेगा यहाँ पे बेस और एक आपको दिखेगा यहाँ पे कर्ण। अपने को किसका मान निकालना है, थीटा का मान, तो थीटा विल बी आधार बटा कर्ण यानी कि कॉस, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई, यहाँ पे कॉस क्यों लिखा गया। अब अगर अपन बात करें इस एंगल की तो बहुत ही पहली बात तो कैपिलरी इतनी पतली है, फिर एंगल भी इतना नेग्लिजिबल है, तो इस एंगल को अपन एक तरीके से अगण्य मानते हैं, तो अपन जो थीटा है उसका मान भी मानते हैं कि भैया 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम की आप वैल्यू इतने एंगल में क्या ले लोगे, तो उससे अपन 0 कंसिडर करते हैं। और cos 0 की अगर आपको वैल्यू पता है तो वो होती है 1। तो अब जब आप cos 0 की वैल्यू रख दे तो 1, तो आपके पास क्या आएगा, ऑब्वियस है 1। अब फोर्स अराउंड द इनसाइड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्यूब, जो कि ऊपर की तरफ उसको चढ़ाने के लिए कैपेबल है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे पतली कैपिलरी रखूं या फिर मोटी कैपिलरी रखूं तो उससे भी फर्क पड़ेगा कि लिक्विड कितना ऊपर चढ़ा है, ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि कैपिलरी कितनी उसकी रेडियस है उसके आधार पर भी ये पता चलता है कि लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा। जितना थिक होगा लिक्विड का भार उसको नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा, वो उतना ऊपर उसको राइज नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है लिक्विड कम ही चढ़े। बट जितनी पतली कैपिलरी होगी तो लिक्विड भी उतना ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी रखेगी। तो अगेन एक फैक्टर और अपवर्ड मूवमेंट पे ऐड हो जाता है, वो कौन, वो होगा उसकी इनसाइड सर्कमफ्रेंसेस। अब इनसाइड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ कैपिलरी क्या होगी, वो होगी 2 पाई आर, परिधि क्या होगी किसी भी सर्कल की 2 पाई आर। तब अगर अपन पूरी बात करें अब कि अपवर्ड मूवमेंट किस किस पर डिपेंड करता है, तो वो करता है उसकी सरफेस टेंशन पे, एंगल पे जो है cos थीटा, और उसकी सर्कमफ्रेंसेस पे जो इनसाइड है विच इज 2 पाई आर। इफ थीटा's value is 0 and we know that cos 0 is equals to 1, then the total upward movement will be surface tension 2 पाई आर। अपने को पता चल गया कि ऊपर बढ़ाने वाली जो लिक्विड है वो कितनी है, राइट।
अब बात करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की। डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि अब कौन सी चीज है जो कि इसको ऊपर और जाने से रोक रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जो कि अपना लिक्विड है जो कि एक एंगल में फिक्स हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो बी, अब यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपवर्ड मूवमेंट को अपन ने रिप्रेजेंट किया था ए से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। डाउनवर्ड मोमेंट की अगर अपन बात करें तो डाउनवर्ड मोमेंट ऑब्वियस है, फर्स्ट इज मास ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का भार क्या है। अब लिक्विड के भार में बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई कौन से के अंदर अपने डाला है, लिक्विड खुद क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है और बाकी सारे फैक्टर्स। और जो मेन फैक्टर है जो कि अपन सबको पता है विच इज ग्रेविटी, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फैक्टर लगता है वो, यानी कि वो दो चीजें हैं जो कि लिक्विड को नीचे की तरफ खींचने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी है जो कि ऊपर और लिक्विड एक पर्टिकुलर चीज पे इक्विलिब्रियम में सेट होता है और अपना लिक्विड है वो ऊपर जाने में रुक जाता है। और यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर अपने को हाइट मिलती है हर एक लिक्विड की, जो सबसे डिफरेंट होती है, सब में डिफरेंट होती है, उसके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो उस लिक्विड की कितनी है। अब वन बाय वन डाउनवर्ड मूवमेंट की। डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ लिक्विड एंड एक्सीलरेशन, ये मैंने बता दिया। अब मास ऑफ लिक्विड के अंदर भी क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिलरी कितनी पतली है और या कितनी थिक है, उसके आधार पे भी पता चलता है कि लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा या नीचे है, जो कि वो भार किस तरीके से बैलेंस करेगा। ऑब्वियस है, जितनी फाइन होगी मॉलिक्यूल उतना कम प्रेशर लगा पाएंगे तो लिक्विड भी आसानी से ऊपर चढ़ेगा। वाइल थिक होगा तो मॉलिक्यूल का वजन बहुत ज्यादा होगा नीचे, तो लिक्विड है जो कम ऊपर चढ़ पाएगा। दूसरा, हाइट, कितनी हाइट तक वो चढ़ गया है। एक छोटी सी चीज है, एग्जांपल है, आप किसी चीज को 5 फीट की हाइट से नीचे की तरफ फेंकोगे और वही किसी को 10 फीट की हाइट से नीचे फेंकोगे तो गति किस में होगी, ऑब्वियस है 10 फीट वाली में। तो वो हाइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि जितनी हाइट बढ़ेगी प्रेशर भी नीचे उतना ही लगेगा। देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या है उसके आधार पे भी डाउनवर्ड मूवमेंट बैलेंस होगी। एंड लास्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ लिक्विड। वन बाय वन अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन लिख सकते हैं पाई स्क्वायर, हाइट हो गई h, रो हो गया उसका डेंसिटी एंड g हो गया उसका जो एक्सक्लेरेशन ग्रेविटी है, यानी कि जो ग्रेविटी है जिसका जो लिक्विड है जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट फील कर रहा है। अब अगर अपन को सरफेस टेंशन निकालनी है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन के लिए अपन दोनों को इक्विलिब्रियम में करने की कोशिश करो तो व्हेन द अपवर्ड मूवमेंट इज इक्वल टू डाउनवर्ड मूवमेंट देन व्हाट विल बी गेन, a equals to b and a is surface tension 2 pi r and b equals to pi r square h rho z. Then if we want to found the surface tension of that liquid, then what we get, half r h rho z, यानी कि अगर अपने को किसी लिक्विड की कैपिलरी की रेडियस पता है, वो लिक्विड कितनी हाइट तक चला है वो पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, और अगर अपने को लिक्विड डेंसिटी पता है तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि लिक्विड की टेंशन कितनी होगी। ऑब्वियस है, सिंपल सी चीज है, आपको ये पता आराम से पता चल सकता है कि लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ा है, ये आपने मेजर कर लिया। रेडियस आपको कैपिलरी की पता लगा सकते हो आराम से, एक ऑब्वियस कैलिब्रेटेड होगी, फिक्स होगी वो। डेंसिटी आप लिक्विड की पता लगा सकते हो यूजिंग आरडी बोतल या फिर डेंसिटी बोतल, वो कैसे पता लगाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी वीडियो के अंदर। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन इट इज कांस्टेंट, आप उसका मान भी आसानी से पुट कर सकते हो। यानी कि दो जो मेन चीजें हैं डेंसिटी एंड हाइट, हर एक लिक्विड की डिफरेंट होगी, अगर वो दो चीजें आपको पता हो जाएं तो आप उस लिक्विड की सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज मेथड आसानी से निकाल सकते हो। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वापस अगर डिस्कस करें तो कैपिलरी राइज मेथड के अंदर अपन लिक्विड की सरफेस टेंशन निकालते हैं, और वो भी अपन तब निकाल पाएंगे जब अपन अपर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को इक्विलिब्रियम कर सकें। अपर मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एंगल पे, उसकी सर्कमफ्रेंस पे और सरफेस टेंशन पे। और डाउनवर्ड मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी, हाइट ऑफ लिक्विड व्हिच राइज आफ्टर adding the capillary in particular beaker of liquid, density of liquid and gravitational force. If we want to know the surface tension of that particular liquid, we have to know the radius, height, density and gravitational force. Then it is very easy to find the surface tension using capillary rise method. Is that clear to everyone? अब बात करते हैं सेकेंड, द डू-नो-रिंग मेथड। इसमें सिंपल है ये एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को रीडिंग लेनी है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के थ्रू और सीधा का सीधा उसको पुट कर देना है। डू-नो-रिंग मेथड की मैं बात करूं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द फोर्स नेसेसरी टू डिस्पैच अ प्लेटिनियम इरिडियम रिंग इमर्स्ड एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर इस तरीके की एक है जो कि वायर होती है, जो वायर बनी होगी
प्लेटिनियम और इरिडियम की, ठीक है। अब प्लेटिनियम और इरिडियम की बनी होगी और इन्होंने ये कहा है कि जब आप किसी बीकर के अंदर इसको डालते हो और बीकर में क्या है, वो लिक्विड जिसकी आपको सरफेस टेंशन निकालनी है, तो जैसे ही आपने ये डाला तो डालने के बाद आपको इसको खींचने की कोशिश करोगे और खींचने के टाइम पे आप देखोगे कि इस तरीके का कर्व है जो कि लिक्विड बना रहा है इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे। क्यों? क्योंकि अगेन द एडेशन फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स ज्यादा है डिफरेंट मॉलिक्यूल का, तो लिक्विड है जो थोड़ा सा ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, बट जब आप इसको थोड़ा सा और फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से है जो कि डिटैच हो जाएगा, यानी कि उस टूट जाएगा। अब इसको डिटैच करने के लिए आपने कोई ना कोई बल लगाया है, अगर उस बल की रीडिंग आपके पास आ जाए तब आसानी से आप पता लगा सकते हो कि उसकी सरफेस टेंशन कितनी होगी, क्योंकि ऑब्वियस है हर एक लिक्विड के लिए जो डिटैचमेंट प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। पानी के लिए डिफरेंट होगा, अल्कोहल के लिए डिफरेंट होगा, ग्लिसरीन के लिए डिफरेंट होगा, क्लोरोफॉर्म के लिए डिफरेंट होगा, मर्क्यूरी के लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन सबका एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जितना कम होगा उतना ही आसानी से रिंग को छोड़ पाएगा और जितना टाइट होगा अपने को उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा इस रिंग को डिटैच करने के लिए। तो जो भी आती है साइकिल के ऊपर वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ अपने को फॉर्मूले में पुट करनी है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द रिंग is this manner is provided by the torsion wire and is recorded in dynes on the calibrated dial। यानी कि बेसिकली जो भी अपने को रिकॉर्डिंग मिलती है जो अपन फ्रेश प्रोसेसर लगाते हैं वो अपन को डायल पे मिल जाएगी और डायल से अपने को सीधा का सीधा फॉर्मूला करनी है। फॉर्मूला क्या है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डाइन रीडिंग इन डाइन्स इनटू करेक्शन फैक्टर अपॉन 2 इनटू रिंग सर्कमफ्रेंसेस। आपके डायल पे रीडिंग कितनी है वो आपने डाइन्स में पर्टिकुलर फोर्स में दी अपॉन 2 इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस रिंग की कोई सर्कमफ्रेंसेस है, अब हर रिंग की एक डिफरेंट सर्कमफ्रेंसेस होगी जो कि कांस्टेंट है जो रिंग के साथ दी गई है वो अपने नोट इंटू बी यानी कि करेक्शन 25%, यानी किसी की सरफेस टेंशन आपके पास 100 आई इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद, तो इसके अंदर प्लस माइनस 25% आप करेक्शन फैक्टर डाल सकते हैं, यानी कि मे भी पॉसिबल है कि उसकी जो सरफेस टेंशन है वो 125 हो या फिर 75 हो, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज वेरी सेंसिटिव मेथड। और कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, डिटैच हुआ कब, या फिर उसके ऊपर 2 रीडिंग आपने एक्स्ट्रा ले लिया, 2 रीडिंग आपने कम ले ली, तो उसके आधार पे इस पे करेक्शन फैक्टर भी ऐड किया जाता है कि मान लेते हैं कि प्लस माइनस 25% है इसका करेक्शन फैक्टर जो भी आपकी रीडिंग आई है सरफेस टेंशन की। तो ये मेथड तो हो गया डू यू नो योर रिंग मेथड, राइट। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं अपन ड्रॉप काउंट मेथड की। ड्रॉप काउंट मेथड बेसिकली कॉलेज के अंदर भी जब मैं प्रैक्टिकल्स करवाती हूँ तो वहां पे भी ड्रॉप काउंट मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड ही अपन यूज किया करते हैं। अब ड्रॉप काउंट मेथड कैसे किया करते हैं तो उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है जो कि अपन ये सरफेस टेंशन निकालते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेग्लोमोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन किसी भी सिस्टम की सरफेस टेंशन निकालते हैं यूजिंग ड्रॉप काउंट मेथड या फिर ड्रॉप वेट मेथड। अब वो निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो बेसिकली इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दोनों तरीके के आपको मिलेंगे, इस तरीके का सीधा भी मिलेगा और इस तरीके से आपको एक कर्वी भी मिल सकता है। इसे बोलते हैं अपन स्टेग्लोमोमीटर। स्टेग्लोमोमीटर की तरीका क्या रहता है कि आपने सपोज एक बीकर लिया, बीकर से आपने सक करते हुए इस पर्टिकुलर सिल को फिल कर लिया। फिल करने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी आपको दिखेगी इस जगह पे, ओके। और जो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी दिखेगा, एक तो आपको इस जगह एक पॉइंट मिलेगा जो बी नाम से डिनोट किया गया होगा और एक आपको इस जगह पे एक पॉइंट मिलेगा ए नाम से। तो जैसे ही आप बीकर से इसको सक करोगे तब आपको सक करते हुए इसको ए पॉइंट तक लेकर आना होता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि बीकर से सपोज मैंने आपको ये कह दिया कि भाई आपको सरफेस टेंशन निकालनी है वाटर की और आपको सरफेस टेंशन निकालनी है अल्कोहल की, तो इसके अंदर ये रहता है कि आपको किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना होता है। तो अपन ने यहाँ पे स्टैंडर्ड ले रखा है वाटर कि भाई वाटर की सरफेस टेंशन अपन को पता है, अपन को किसी दूसरे लिक्विड की निकालनी है, तो मैंने आपको सैंपल के रूप में दे दिया है अल्कोहल कि भाई अल्कोहल की सरफेस टेंशन है जो कि आपको निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके का आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो और इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद आपने बीकर में कुछ पानी ले लिया, पानी लेने के बाद आपने इसे सक किया। आप चाहे तो इस तरीके के प्रेशर गॉज से भी सक कर सकते हो या फिर मुंह से भी सक कर सकते हो। सक करने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल तक आप पानी को सक कर लोगे, कर लिया। सबसे पहले आप पानी लोगे, पानी को सक करोगे, फिर नेक्स्ट रीडिंग में आप है जो कि अल्कोहल को करोगे। अब मेथड आपका क्या है, ड्रॉप काउंट है या ड्रॉप वेट है, उसके हिसाब से आपका जो नेक्स्ट है प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा।
ये आपने फिल कर लिया, फिल करने के बाद आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया प्रैक्टिकल। अब आगे फिर चाहो तो आप इस तरीके से इसको स्टैंड पे लगा दीजिए ताकि मैनुअल हैंडलिंग नहीं हो, आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर कोई भी एक्यूरेसी नहीं आए। यहाँ पे अभी आपका थंब प्रेशर है या यहाँ पे आपने प्रेशर से ना पानी को रोक के रखा है। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप है जो कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या करना है, स्टेगलोमीटर में आपने पानी को फिल कर लिया। पानी को फिल करने के बाद आप मेजर कर सकते हो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाय कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड। अब वो कैसे, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है सरफेस टेंशन को निकालने का यूजिंग ड्रॉप काउंट मेथड। वो क्या है, N1 ρ2 अपॉन N2 ρ1 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ 1। अब ये है क्या, N1 तो है नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ नोवन, N2 है नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ अननोवन, ρ2 है डेंसिटी ऑफ अननोवन, ρ1 है डेंसिटी ऑफ नोवन एंड सरफेस टेंशन 1 है सरफेस टेंशन ऑफ नोवन सैंपल। अब ये सब क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी क्या कहा कि आपको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को है जो कि फिल कर लेना है वाटर से इस ए मार्क तक। आपने फिल कर लिया, अब ये पूरी की पूरी नली है जो भरी हुई है। अब आपको है जो कि अपना जो थंब है वो यहाँ से हटाना है। जैसे आप अपना थंब हटाओगे तो क्या होगा, पानी की जो बूंदे हैं या जो भी आपका लिक्विड इसकी बूंदे हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके बीकर में आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये जो ड्रॉप्स गिर रही हैं उनको काउंट करना है। ऑब्वियस है सरफेस टेंशन बहुत ही फाइन इसके अंदर कैपिलरी है, तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं आएगा, वो आपको बूंद बूंद गिरता हुआ ही नजर आएगा। आपको बूंद बूंद गिरता हुआ नजर आया, आपने इसकी जो ड्रॉप्स है वो काउंट कर ली। सपोज पानी की जो ड्रॉप्स आई वो आई आपके पास 60, ठीक है, 60 ड्रॉप्स आपके पास पानी की आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन इसको आपने पूरा खाली कर लिया, बिकर को हमने खाली कर दिया। अब इसके अंदर आपको डालना है एल्कोहल, जो जिस सैंपल की आपको सरफेस टेंशन निकालनी है। अब जैसे कि अपन ने वाटर का नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लिया, वैसे ही अपने को उस अननोन सैंपल का है जो कि वाटर ऑफ ड्रॉप्स निकालना है। तो अननोन सैंपल क्या है, एल्कोहल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। अब एल्कोहल का आपको है जो कि नंबर ऑफ ड्रॉप निकालना है, तो एल्कोहल का निकालने के लिए वही सेम तरीका रहेगा कि आप क्या करेंगे, तो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने इसको ए मार्क तक है जो कि फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपने वही सेम मेथड यूज करना है कि ड्रॉप जो है जो कि जैसे आप इसको थंब को छोड़ेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप है जो कि निकलने की कोशिश करेगी, तो उस ड्रॉप्स को काउंट करना है जब तक कि ये पूरी की पूरी है जो कि इक्विपमेंट है जो खाली ना हो जाए। तो सपोज कि अल्कोहल की वाटर ड्रॉप्स निकली आपकी 70, ओके, वाटर की कितनी थी 60, अल्कोहल की आपकी निकली 70। अब यानी कि अब आपके पास क्या आ गया, N1 का मान आ गया, N2 का मान है, सरफेस टेंशन है जो कि वाटर की नोवन है वो है 72। ये मान आपको दिया जाएगा, आपको याद भी रखना है। जब भी आप किसी को कंपेयर करोगे तो हमेशा आप वाटर के साथ ही करोगे। वाटर की सरफेस टेंशन है जो कि नोवन होगी, कहीं पे आपको 72.8 भी मिलेगी, कहीं पे 72 मिलेगी। तो जहां पे आपको जो भी रीडिंग मिल रही है उसके आधार पे ये पुट हो जाएगा। यानी कि 3 वैल्यूज अब आपके पास हैं। अब आपको 2 चीजें और निकालनी है, वो निकालनी है डेंसिटी ऑफ नोवन एंड डेंसिटी ऑफ अननोवन। अब डेंसिटी ऑफ नोवन कौन है आपका, वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की भी अगेन आपको नोवन है तो उसकी डेंसिटी होती है 1। ये मान भी आपको सीधा का सीधा इसके अंदर रखना है, यानी कि ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। यानी कि N1 नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ नोवन, पानी की ड्रॉप्स आपके पास आ गई 60 अपॉन 70 इंटू ρ1, नोवन की कितनी है 1 इंटू 72, राइट। अब आपके पास केवल एक वैल्यू निकालनी, डेंसिटी ऑफ अननोवन, यानी कि अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है। वो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। निकालने का तरीका क्या है, आप डेंसिटी निकालते हो किसी भी सिस्टम की यूजिंग आरडी बोतल। आरडी बोतल या फिर डेंसिटी बोतल, इस तरीके की एक बोतल होती है, उसके अंदर एक कैलिब्रेटेड होता है फिक्स, चाहे वो 10 ml की हो चाहे वो 50 ml की हो, इस तरीके से आपको फिक्स मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस पूरी की पूरी जो बोतल है उसको एम्प्टी वेट करना है। आपने इसको खाली वे कर लिया, खाली वे करने के बाद अब आपको इसके अंदर वाटर फिल करना है नोवन सैंपल। नोवन सैंपल भी आपने इसके अंदर डाल दिया, उसका वे कर लिया, फिर अगेन इसको आप खाली करोगे और जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है यानी कि अल्कोहल का जो आपको सरफेस टेंशन निकालना है उस अल्कोहल को वापस इसके अंदर फिल करोगे और वापस आप इसमें डाल दोगे। यानी कि अब आपके पास 3 डिफरेंट वेट्स हैं, राइट। फॉर्मूला क्या है किसी भी अननोन सैंपल की डेंसिटी निकालने का, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W1 इक्वल्स टू ρ1। अब ये है क्या क्या देख लेते हैं। W1 है वेट ऑफ एम्प्टी बोतल, सपोज खाली बोतल का वेट था आपका 50 ग्राम, ठीक है, सपोज ये आया।
W2 है आपका वेट विथ नो वन सैंपल, यानी कि 50 ग्राम बोतल के अंदर जब आपने उसके अंदर पानी फिल कर दिया पूरा का पूरा, तब उसका वेट सपोज आपके पास आया 90 ग्राम्स। ये आपके पास आ गया W2 का मान। W3 है आपका क्या, वेट ऑफ अननोन सैंपल। वेट ऑफ अननोन सैंपल आपके पास, यानी कि जो अल्कोहल जब आपने फिल किया तब इसका वजन क्या था, तो सपोज अल्कोहल को फिल करने पे आपका वजन आया 88.5 ग्राम सपोज। अब यानी कि आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। रो 1 का मैंने पहले ही बता दिया कि नो वन सैंपल की डेंसिटी है वाटर की 1। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, जैसे आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे आपके पास डेंसिटी, सपोज आपके पास डेंसिटी आई 0.9, कि भाई अल्कोहल की डेंसिटी है जो कि 0.9 है, आपके पास आ गई। आपने यहाँ पे वैल्यू है जो पुट कर दी। आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आई वो आपके पास अल्कोहल की डेंसिटी के रूप में आ जाएगी। यानी कि अब आपको पता है कि अल्कोहल की जो सरफेस टेंशन है वो कितनी है जब आपने उसे वाटर के साथ कंपेयर किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी इजी मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में आपने क्या किया, स्टेगोमीटर लिया। स्टेगोमीटर के अंदर आपको पता है कि आपको एक नोवन सैंपल का और एक अननोवन सैंपल का है जो कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स चाहिए। तो आपने नोवन सैंपल लिया वाटर, जिसके बारे में आपको सरफेस टेंशन भी पता थी और जिसकी आपको डेंसिटी भी पता थी। वाटर को आपने फिल किया, वाटर को ए मार्क तक फिल करने के बाद आपने उसकी सारी की सारी कंप्लीट खत्म होने तक स्टेगोमीटर में ड्रॉप को काउंट कर लिया। वैसे ही आपने अल्कोहल की भी ड्रॉप काउंट कर ली, आपने अल्कोहल की डेंसिटी निकाल ली। निकालने के बाद सारी की सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ अल्कोहल आ गई। वेरी इजी। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ड्रॉप वेट मेथड। वो तो था ड्रॉप काउंट, यानी कि बूंदों को काउंट करते हुए आपने सरफेस टेंशन को निकाला। ड्रॉप वेट मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ड्रॉप वेट मेथड में इंस्ट्रूमेंट वही रहेगा, मेथड भी ये रहेगा, बट अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स नहीं चाहिए, अब आपको वेट ऑफ ड्रॉप्स चाहिए। अब वेट ऑफ ड्रॉप भी कितनी, चाहे आप पूरा सैंपल को खाली करें या फिर पर्टिकुलर कोई ड्रॉप का काउंट ले लें। अब ड्रॉप काउंट में जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपको 30 ड्रॉप्स का काउंट करना है। यानी कि जैसे सपोज आपने पहले लिया वाटर का आपने ए मार्क तक फिल कर दिया। ए मार्क तक फिल करने के बाद आपने इसको धीरे धीरे जब गिराओगे तो जो बूंदे गिर रही हैं आप 30 बूंदों को गिराने पर उसको रोक लोगे। अगर ये पूरा खत्म हो जाता है 30 बूंदों में तो ठीक है, नहीं होता तो वहीं पे आप रोक दोगे और इंस्ट्रूमेंट को है जो कि यहाँ से हटा देंगे। अब ये जो 30 ड्रॉप्स हैं इसका आप जो है वेट चेक कर लोगे कि कितना वजन है। सपोज उसका वजन आया 20 ग्राम। अब आप क्या करोगे, खाली कर दिया, खाली करने के बाद आप इसमें डालोगे अल्कोहल। अल्कोहल के साथ भी सेम रिपीट प्रोसीजर कराओगे। 30 ड्रॉप्स तक आप इसका वेट चेक करोगे। सपोज उसका वेट आया 19.5 ग्राम। उन दो वैल्यूज को आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आपका जो सरफेस टेंशन है अल्कोहल का वो निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू वेट ऑफ अननोन अपॉन वेट ऑफ नोन इनटू सरफेस टेंशन ऑफ नोन। यानी कि वेट ऑफ अननोन के अल्कोहल कितना था, W2, यानी कि वेट ऑफ नोन कितना आया 20 ग्राम। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अपने को पता है कितनी है 72। जैसे ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी आपकी सरफेस टेंशन ऑफ अल्कोहल भी आपको मिल जाएगी। ये रीडिंग्स जस्ट मैंने एग्जांपल के रूप में आपको दी हैं, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यू ही आएगी। आप उसके कंपैरिजन में ये पता लगा सकते हो कि भाई उसकी या इस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें सवाल में दी जा सकती हैं, एक तो भी अल्कोहल की सरफेस टेंशन निकालो तो आपको वाटर के साथ कंपेयर करना है। दूसरा कभी कभार आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन की भी सरफेस टेंशन निकालनी होती है, जैसे कि ग्लिसरीन दे दिया कि भाई 2%, 5%, 10%, 20% ग्लिसरीन की सरफेस टेंशन निकाल के बताओ। तो उस तरीके के आपको कंटिन्यू बनाने हैं, बनाते हुए आप सारे के सारे जो चारों सैंपल्स हैं उसकी सरफेस टेंशन निकालते हो। बट अगेन उसमें जो स्टैंडर्ड होगा वो आपका वाटर ही होगा, यानी कि 0% ग्लिसरीन जिसके अंदर सिर्फ पानी है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल है सारे के सारे मेथड्स। बट कॉलेज में प्रैक्टिकल लेवल पे अपन ड्रॉप काउंट एंड ड्रॉप वेट मेथड है जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आज अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट टॉपिक लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। थैंक यू। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.